ही वो उदाहरण पेश करते हैं अपने जीवन से, जिनको आने वाली पीढ़ियां अपने जीवन में उतारती हैं। और ये वो महामानव होते हैं जो सदियों तक लोगों के लिए प्रेरणा बनते हैं। ऐसे ही महामानव हिमाचल प्रदेश में भी पैदा हुए। नाम था डॉक्टर वाई.एस. परमार। 4 अगस्त 1906 को जिनका जन्म हुआ सिरमौर में। और सिरमौर की धरती वो उनके जन्म से अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है। वहाँ के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं और वो शान से कहते हैं कि हम हिमाचल प्रदेश निर्माता डॉक्टर वाई.एस. परमार के जिले के रहने वाले हैं। ऐसे ही कुछ लोग आज हमारे फोकस हिमाचल के स्टूडियो में आमंत्रित हैं। मैं उनसे बात करूँगा, मैं उनसे चर्चा करूँगा और आप लोगों को वाई.एस. परमार के जीवन के उन पन्नों को खोलने का वो मौका देंगे जिनके बारे में आप लोग बहुत कम जानते हैं या बहुत कम सुना है। सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में श्री बलदेव सिंह चौहान जी का, जो सिरमौर कला मंच के सिरमौर कल्याण मंच के अध्यक्ष हैं। उनके साथ बैठे हैं श्री डॉक्टर राम गोपाल शर्मा जी, आप महासचिव हैं सिरमौर कल्याण मंच के। और मेरे साथ बैठे हैं यहाँ के सोलन के वरिष्ठ पत्रकार और जिन्होंने डॉक्टर वाई.एस. परमार पर काफ़ी शोध किया है, नाम है यशपाल कपूर, और आप सिरमौर कल्याण मंच के प्रचार सचिव हैं। सबसे पहले बात शुरू करते हैं। जब श्री बलदेव चौहान जी बहुत छोटे थे उस समय डॉक्टर वाई.एस. परमार की राजनीति जो परवान चढ़ रही थी और बलदेव सिंह चौहान जी ने उनको जो देखा, जो समझा, और आज इस उम्र में आके बलदेव चौहान जी कैसा परिभाषित करते हैं उस महामानव को जिसने पूरे हिमाचल को एक रूप दिया, एक अलग शेप में गढ़ा है। बलदेव चौहान जी से मैं पूछना चाहूँगा कि आप क्या मानते हैं बलदेव चौहान जी? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी वो न्यायप्रिय व्यक्तित्व थे। शुरू से ही वो न्यायाधीश भी रहे हैं राजा सिरमौर में। लेकिन देखो, मैं वहाँ से थोड़ा नहीं बताना चाहूँगा कि उनकी पढ़ाई के लिए उनके पिताजी ने जमीन गिरवी रखी थी डॉक्टर परमार जी की। बाद में डॉक्टर परमार जी जज बन के सिरमौर रियासत के लाहौर में, और सिरमौर रियासत में जब जो जिनसे पैसा लिया था पढ़ाई के लिए, उन्होंने डॉक्टर परमार के पिताजी के खिलाफ डिग्री की और डॉक्टर परमार ने वो डिग्री अपने पिताजी के खिलाफ दी। क्या बात! इतने न्यायप्रिय व्यक्ति थे। उसके बाद दूसरा किस्सा एक और है कि उनको सिरमौर रियासत से जब वो प्रजामंडल में शामिल हुए, देश आज़ाद का मूवमेंट चला हुआ था, तो डॉक्टर परमार जी हर जगह सभाएं कर रहे थे। एक सभा उन्होंने बोगधार, रेणुका में पड़ता है, बोगधार में जनसभा चली थी और इसी जनसभा के मध्य राजा सिरमौर ने धारा 144 का नोटिस दिया। और जैसे पुलिस वाला, डॉक्टर परमार तब भाषण दे रहे थे और पुलिस वालों के नजदीक आया और किसी कार्यकर्ता ने कहा कि पुलिस वाला, उन्होंने कहा क्या लिखा है। उन्होंने देखा कि उसमें धारा 144 लगाई गई थी और डॉक्टर परमार ने किसी को कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि मैं फिर कभी आपसे दोबारा मुलाकात करूंगा, और उसी टाइम अपना माइक बंद कर दिया। इतना और आज की स्थिति में होती तो राजनीति हो जाती। उन्होंने उसको राजनीति नहीं बनाया, उसको बंद करके, और जो कानून था, कानून से बाहर वो नहीं आया। डॉक्टर परमार के जैसा नहीं जी आपने बताया कि शादी के बारे में, तो कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल लाइफ को शेयर नहीं करता, और वो डॉक्टर परमार थे जिनकी खुली किताब। और जब वो दूसरी शादी करने लगे, क्या नाम, सत्यावती परमार से, परमार नाम, उन्होंने सबसे पहले अपने बच्चों से पूछा और बच्चों की अनुमति के बाद फिर उन्होंने रिश्ते नातों से पूछा
और उसके बाद जितने भी कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, जितने ब्लॉक लीडर थे, ब्लॉक कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट थे, डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट थे, सबको चिट्ठी लिखी। उन्होंने कहा कि मैं इस तरह की शादी करने जा रहा हूँ, और इतना खुलासा कोई भी व्यक्तित्व करा, सबसे राय लेके उसके बाद उन्होंने सत्यवती नाम से शादी बताई। ये कौन से सन की बात होगी? सन तो मैं 80 के दशक 90 से पहले 80 से पहले। 80 में तो 80 में death death हो गई थी। और डॉक्टर परमार आम व्यक्ति से जुड़ा रहते थे, वो पैसे वालों के से दूर रहते थे। वो कहते हैं पैसे वालों को नजदीक जाऊंगा तो वो गलत काम करवाते हैं, इसलिए हमेशा डॉक्टर परमार दूर दूर रहते थे। लेकिन देखो ये भी प्रकृति का कुछ ऐसा होगा कि, लेकिन जब उनकी डेथ हुई देहरादून में, जी। तो सोलन के ब्रूरी के जो मालिक थे, जबकि वो ब्रूरी वालों ने कभी रास्ता ऊपर नहीं दबा, लेकिन बाद में ब्रूरी वालों की गाड़ी मिली देहरादून पश्चिम में। डॉक्टर परमार के बारे में बहुत किस्से हैं। जी। और कहाँ कोई आपको स्मरण है तो जरूर। स्मरण तो बहुत है, सादगी का भी बहुत स्मरण है। जैसे एक आप बता रहे थे श्री अन्न, जो आप बहुत ज्यादा। हाँ, अभी डॉक्टर साहब ने इस तरीके से काफी बता दिया। जी। तो आजकल मिलेट के नाम से पूरा प्रचार देश के अंदर किया जा रहा है, क्योंकि हमारे जो पुराने व्यंजन थे, पुराने जो हमारे पैदावार अनाज थे, वो बंद हो गए। जी। हम कमर्शियल फार्मिंग की तरफ चले गए। तो डॉक्टर परमार तब बोलते थे कि भाई कोदा, चौड़ाई, इसको कभी भी बंद नहीं करो। और जिनके पास अन्न होता है, वो पैसे वाला कभी बड़ा आदमी नहीं होता है, जिसके घर में अन्न होता है वो सबसे बड़ा व्यक्तित्व होता है। और इसके लिए हमेशा कोदा, चौड़ाई की बात, और पुराने जितने भी मोटे अनाज होते थे, वो पौष्टिकता होती थी, वो सब समझते थे। वो कहते हैं इसको कभी बंद नहीं करना, इसके ये पैदा करो। डॉक्टर परमार जब मुख्यमंत्री बने तो हिमाचल की नई पीढ़ियों को शायद ये एहसास भी नहीं होगा कि वो उनके पास था क्या, प्रदेश के पास क्या था। मुख्यमंत्री होने के नाते, प्रदेश का मुखिया होने के नाते उनके पास क्या था। तो ये जानने की हम कोशिश करेंगे बलदेव चौहान जी से कि जब प्रदेश बना तो प्रदेश का बजट क्या था, और क्या हुआ था कि जब उन्होंने उनसे मांगा गया कि आप प्रस्ताव भेजिए कि आपको विकास के लिए क्या क्या चाहिए, तो उन्होंने क्या क्या फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या क्या प्राथमिकताएं अपनी गिनाई थी। जरा ये कहानी सुनिए। हिमाचल प्रदेश जब अस्तित्व में आया, हिमाचल प्रदेश के पास कोई संसाधन नहीं थे। डॉक्टर यशवंत सिंह परमार ने सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश की जो बात की कि मैंने हिमाचल प्रदेश अलग प्रदेश बनाना है, और विशाल हिमाचल की जो बात हो रही थी पंजाब में, और उन्होंने उससे कहा कि नहीं, हम हिमाचल अलग बनाएंगे, हमारे अलग कल्चर है और अलग हमारा ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, इसलिए हिमाचल प्रदेश अलग बनेगा। लेकिन संसाधन ना होने के बावजूद भी हिमाचल प्रदेश बन गया। वो भी डॉक्टर परमार, पूरा थोड़ा सा मैं खुलासा करना चाहूँगा कि पंजाब के तत्कालीन जो मुख्यमंत्री थे पहले प्रताप सिंह केरों, वो उसमें नहीं थे कि हिमाचल प्रदेश अलग अस्तित्व में आया, और पंजाब का ही हिस्सा मानते थे और रहना चाहते थे कि हिमाचल प्रदेश नहीं बने, पंजाब ही रहे। तो डॉक्टर परमार हिमाचल बनाना चाहते थे, इसलिए वो दिल्ली गए, और दिल्ली में वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिले जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप गृह मंत्री जो तब थे सरदार पटेल जी, कि उनसे मिलो। सरदार पटेल जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में नहीं आ सकता है, हिमाचल प्रदेश के पास ना संसाधन है, ना कैसे हम इसको अलग से प्रदेश बना सकते हैं। उसके लिए डॉक्टर परमार ने उनको सारी विस्तृत कहा कि हिमाचल प्रदेश संसाधन को डेवलप किया जाएगा, हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आएगा और अपनी अलग से पहचान बना लेगा। हिमालय जो बाकी प्रदेश है उनके लिए भी एक मिसाल होगा। उसके लिए उन्होंने, जब वो नहीं माने, फिर वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास फिर गए कि सरदार पटेल जी तो नहीं मान रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि सरदार पटेल जी सुबह टहलने जाते हैं और सुबह अच्छे मूड में होते हैं, आप उनसे दोबारा मिलो।
डॉक्टर परमार अगले दिन फिर उनके घर गए और जैसे टहल रहे थे, सरदार पटेल जी सुबह मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, उन्होंने फिर कहा कि आप फिर आ गए? कि हाँ जी मैं आ गया हूँ, कि हिमाचल प्रदेश को आप अस्तित्व में लाने के लिए हमें अनुमति दें। तो उन्होंने कहा कि आप जाके जवाहरलाल से बात करो, मैं बोल दूँगा। अच्छा। उसके बाद फिर जवाहरलाल नेहरू जी ने आगे किया और जवाहरलाल नेहरू ने हिमाचल प्रदेश के लिए अनुमति दी एज ए प्रधानमंत्री। हिमाचल प्रदेश जब बना तो फिर सबसे पहले जब प्लानिंग कमीशन की मीटिंग हुई तो डॉक्टर परमार दिल्ली गए और प्लानिंग कमीशन ने हमेशा 3 प्राथमिकताएं मांगी जाती है। उनसे कहा कि आप हिमाचल प्रदेश की 3 प्राथमिकताएं दें। तो डॉक्टर परमार ने कहा कि नंबर 1 सड़क, कि नंबर 2 के सड़क, नंबर 3 के सड़क, कि क्या सड़क ही चाहिए हिमाचल प्रदेश को? उन्होंने कहा कि हाँ, हिमाचल प्रदेश के लिए सबसे पहले सड़क चाहिए और सड़क ही हिमाचल प्रदेश की लाइफलाइन है। अगर सड़क नहीं होगी तो हिमाचल का प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है। और प्राथमिकता तौर पे हिमाचल प्रदेश की सड़क है। और फिर जो आपने बजट की बात की, हिमाचल प्रदेश का टोटल 2.5 करोड़ रुपए का बजट डॉक्टर परमार के पास था। उसमें सड़कें बनानी और स्कूल का बिल्कुल सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना था। उन्होंने लोगों की भागीदारिता इसमें सुनिश्चित करने के लिए खुद भी कूद पड़े। मैं सोलन की बात करता हूँ, सोलन से मिनस रोड बनना था तो डॉक्टर परमार खुद उतरे और सोलन से उन्होंने बेलचा लेके और गैंती लेके काम शुरू किया। लोगों को पार्टिसिपेशन हुई। यहाँ से 10-11 किलोमीटर गिरिपुर तक श्रमदान से उन्होंने सड़क का निर्माण करवाया। ये डॉक्टर परमार की सोच थी। डॉक्टर परमार के साथ लोग भी जुड़ते थे, चलते भी थे। उसके बाद लोगों की पार्टिसिपेशन बढ़ी और इस तरह कई सड़क बनी। और जब सड़क उस टाइम ये था कि अब तो गांव-गांव में सड़क पहुंचा। डॉक्टर परमार ने यहाँ से सोलन मिनस रोड जब बनाना था, उन्होंने एक बार नेगी जी नौराधार में बैठक की अपने कार्यकर्ताओं की। उन्होंने कहा भाई सोलन से मिनस के लिए रोड बनना है, बताओ कहाँ से आएगा? सबने सुझाव दिए कि आप नदी के किनारे और खड़ के किनारे किनारे चलो ताकि जल्दी से हम मिनस पहुंच जाए। डॉक्टर परमार ने सबके सुझाव सुने और बाद उन्होंने कहा कि अरे भाई ये तो ठीक है कि मैं जल्दी सोलन से मिनस पहुंच जाऊंगा सड़क के बनाने में, लेकिन जो पहाड़ी के उस तरफ रहेंगे उनका क्या होगा? ये कि आने वाली जो जनरेशन होगी, आने वाली जो सरकारें होगी, वो सड़क इधर भी जाएगी उधर भी जाएगी। इसलिए सड़क पहाड़ों के ऊपर से ले गए ताकि दोनों पहाड़ी के इस साइड भी और उस साइड भी सबको बेनिफिट होगा। आज वाकई उनका जो विजन था कि उस सड़क से आगे लिंक रोड बन के गांव-गांव तक सड़कें बनी है। डॉक्टर शर्मा, हम यशपाल कपूर जी के पास आते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि डॉक्टर वाई.एस. परमार को चिट्ठियां लिखने का बड़ा शौक था और एक आदत में शुमार था उनका नियमित रूप से चिट्ठियां लिखना। जब वो अपने परिजनों से भी, अपने बच्चों से भी मुखातिब होते थे तो कई बार वो चिट्ठियों के माध्यम से ही मुखातिब होते थे। एक बार उन्होंने अपने बेटे लव परमार को चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में उन्होंने अपनी क्या मजबूरी बताई थी, मैं खुलासा करेंगे यशपाल कपूर जी। नमस्कार। डॉक्टर वाई.एस. परमार के जन्मदिन की सभी को शुभकामनाएं। और सबसे पहले उस महान व्यक्ति को मैं नमन करना चाहूँगा कि जिसने हिमाचल की जो नींव रखी, उस नींव के पर आज हिमाचल खड़ा है। और डॉक्टर वाई.एस. परमार जो थे, उनके पास अपने लिए कभी जो है कोई धन नहीं होता था। वो सिर्फ जितना भी बजट होता था वो विकास कार्यों के लिए और लोगों की चिंताओं के लिए खर्च करते थे। एक उनकी किताब में भी इसका जिक्र है कि एक बार उन्होंने अपने बेटे को असमर्थता जताई थी कि मैं आपके लिए इस महीने मेरा बजट नहीं है और मैं आपको बैट बॉल या जो भी क्रिकेट का सामान था वो नहीं खरीद सकता। इस तरह के कई उदाहरण हैं। जैसा डॉक्टर राम गोपाल ने अभी पारंपरिक व्यंजनों की बात की, तो जब भी वो शिमला से चलते थे तो ग्रामीण क्षेत्रों में उनको पहले ही आदेश कर दिया जाता था कि कोई आप बाहर का खाना नहीं बनाएंगे, अरबी बनाएं
मक्की की रोटी बनाए, असकली बनाए, पटांडे बनाए या सिडकू बनाए और या सत्तू भी खाते थे। तो ऐसा कोई भी शायद हिमाचल के अन्य जिलों से भी इस तरह के संस्मरण हमें सुनने को मिले हैं कि वो वहाँ के पारंपरिक व्यंजनों का आनंद लेते थे। एक संस्मरण और है कि कोई विदेशी लोग उनसे सीएम से मिलने डेलीगेशन शिमला में आया, तो उन्होंने जो है पटांडे उनको खिलाना चाहा। तो पटांडे जब उन्होंने खाए, वो बिल्कुल पतला होता है, तो उनके मन में जिज्ञासा हुई कि ये इंडिया ने कौन सी मशीन ऐसी डेवलप कर दी है कि जो इतनी पतली रोटी बना रहा है। तो वो जो है जब परमार साहब ने उनको दिखाया कि ये 4 महिलाएं हैं और वो फटाफट अंदर बना रही थी, तो हैरान रह गए कि बिना मशीन से हाथ से ही इतनी पतली रोटी कौन बना सकता है। तो इस तरह के कई संस्मरण हैं। उनकी सादगी के किस्से बहुत प्रसिद्ध हैं। एक किस्सा मुझे सुनने को मिला था, कपूर साहब ने मुझे आज ही शेयर किया था। वो उस पर थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि कपूर साहब आप लोगों से भी शेयर करें और ये बताएं कि किस तरह से उनकी जो सादगी थी वो आज एक महानता में तब्दील हुई है। आज सुबह ही कपूर साहब ने मुझे उनका एक किस्सा बताया था कि जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे और जब वो अपने घर जाते थे तो अपने लिए अपने गांव में वो एक विश्राम गृह तक नहीं बनने दे रहे थे। क्यों नहीं बनने दे रहे थे, कपूर साहब बताएं। डॉक्टर परमार सादगी की प्रतिमूर्ति थे और वो चाहते थे कि एक एक पैसा प्रदेश के विकास के लिए लगे, ना कि उनकी सुख सुविधा के लिए। इसी तरह का एक बुजुर्ग ने, क्योंकि मुझे उन्हें देखने का मौका नहीं मिला तो हमने भी सुना ही है, एक बुजुर्ग ने मुझे बताया था कि उस समय सराहा में, जो बागथन के समीप है, कोई 20 किलोमीटर पहले पड़ता है सराहा, तो सराहा में एक रेस्ट हाउस हुआ करता था और उस रेस्ट हाउस में ठहरा करते थे जो प्रशासनिक अमला मुख्यमंत्री के साथ चलता था। तो वो लोग वहाँ गांव में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, एक सिंगल घर था बागथन में, तो वहाँ कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो प्रशासनिक अमला रहता था सराहा में और वो सराहा से पैदल अपने गांव बागथन तक पहुंचा करते थे। उनका गांव तक कितने किलोमीटर का फासला? ये शॉर्टकट शायद 12-15 किलोमीटर हो और बाय रोड तो 20 किलोमीटर। तो उस समय जो है वो पैदल चला करते थे, पैदल जंगल का रास्ता था। तो जो है उनकी जो सिक्योरिटी में तैनात लोग थे, उन्होंने कहा कि सर, उनसे बोलने की हिम्मत तो हुई नहीं कि वहाँ कोई रेस्ट हाउस बनाए या उनका कोई वो करे। उनकी प्रशासनिक पकड़ भी अपनी मजबूत होती थी। तो उन्होंने सीधे गवर्नर से, जो सिक्योरिटी अफसर था उनका, उन्होंने गवर्नर हिमाचल प्रदेश से बोला कि सर, ये हमारे लिए, हमारी जॉब के लिए खतरा है। सीएम साहब अकेले जाएंगे, पैदल अपने घर जाएंगे, जंगल का रास्ता है, किसी जंगली जानवर कोई दूसरी परेशानी होगी तो इस पर राज्यपाल ने संज्ञान लिया और राज्यपाल ने उनसे कहा था कि भाई आप जो है एक अपने गांव में बागथन में एक रेस्ट हाउस होना चाहिए जहाँ ये हमारे सिक्योरिटी के लोग और अन्य लोग ठहर सकें, आप भी मिल सके लोगों से। उन्होंने कहा कि मेरे प्रदेश के पास इतना पैसा नहीं है कि हम अभी रेस्ट हाउस पर इस बात को खर्च करें। तो इस बात में राज्यपाल से उनकी ठनी और राज्यपाल ने अपनी जो निधि थी, अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बागथन में रेस्ट हाउस बनाया और वो रेस्ट हाउस आज तक है और उस रेस्ट हाउस में वो रहते थे। एक और किस्सा उनकी सादगी से जुड़ा है। वो हमारे रिश्ते में फूफा जी लगते थे, तो हमारे बुजुर्ग सुनाया करते थे कि वो क्लासमेट थे, नरपत सिंह नंबरदार और डॉक्टर YS परमार। तो नरपत सिंह नंबरदार जो है वो परमार पैदल, जैसा आपको बताया, पैदल अपनी मुख्य सड़क तक पहुंचते थे, बनागी शहर तक आते थे ऊपर को। तो नरपत सिंह नंबरदार उनका क्लासमेट था। वो जंगल में एक हमारे उसको बोलते हैं जाल, बोलते हैं मार्जन, बोलते हैं इधर हमीरपुर बिलासपुर साइड उसको टाल बोलते हैं। उसकी पत्तल जिसपे हम खाना खाते हैं, उसके एक पत्तों को जोड़ के एक जो है झूम बनाई जाती थी, जैसे बोरी की झूम होती है, और उसको सिरमौर में बांतड़ा बोलते हैं। तो बांतड़ा लेके वो बैठा था, पशु चरा रहा था। तो उसने बोला, परमार ने बोला, हाँ भाई नरपत सिंह नंबरदार,
चलेगा शिमला? यहाँ चलूँ। वो भी साधुमती के थे और क्लास में, पर उसने शर्त रखी कि मैं जिस फटे हाल में हूँ इसी हाल में मैं शिमला आपके साथ जाऊँ। परमार ने बोला मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, आप चलो। वही वो बांतला जो था उसका वो लेके और परमार जी के साथ पैदल चल गया और अपनी वाइफ को आवाज मार दी या बच्चों को कि ये पशु जो है वो आप देख लेना, वापस ले जाना, मैं आया। और शिमला जैसे ही पहुंचे सेक्रेटरीट के दरवाजे पे तो कोई लोग मिले और नरपत सिंह जी बाहर रह गए और परमार साहब को लेके अंदर चले गए और वो सड़क पे घूमता रहा। उसके पास वो जो बांतला था वो ले गया वो ये, और जी उसको सिक्योरिटी वालों ने अंदर नहीं जाने दी। परमार साहब अपनी मीटिंग में बैठे रहे। थोड़ी देर में उनको ध्यान आया यार मेरे साथ तो नंबरदार जी आए हुए। हमारी जो सांस्कृतिक परंपराएं हैं, नृत्य की परंपरा है, हमारी जो नाटक की परंपरा है, वो तो ट्रांसफर होती पर इसके पीछे एक बड़ा लक्ष्य था। हमारी जो भाषा है, भाषा जब लयबद्धता के साथ कहीं प्रयुक्त होती है, कहीं सुनाई देती है, तो वो जल्दी से जल्दी ट्रांसफर होती है। जो बच्चे आजकल गांव से बाहर रहते हैं और हमारे ही बच्चे हैं, वो भी जब गाने सुनते हैं तो गाने, पहाड़ी गाने सुनने के कारण वो भाषा भी सीखते हैं। तो ये भी हमारा एक प्रयास रहता है। दूसरा एक बहुत बड़ा जो एक प्रयास है सिरमौर कल्याण मंच का, वो सिरमौर के जो लोग हैं जिन्होंने विशिष्ट किसी क्षेत्र में कार्य किया है, हम उनको भी डॉक्टर वाई.एस. परमार जी के नाम से हमारा सम्मान है, उसे सम्मानित करते हैं और सिरमौर सम्मान भी हम उन लोगों को देते हैं। और विविध क्षेत्रों के लगभग कपूर साहब आज तक मेरे ख्याल में 50 के करीब सिरमौर के लोगों को यह सम्मान दिया जा चुका होगा, जिनमें मोहित चौहान जैसे गायक हैं, जिनमें पद्मश्री विद्यानंद सरेख जी है, जिनमें पद्मश्री जगत राम जी है जो आईएएस के बड़े डॉक्टर है, पीजीआई के डायरेक्टर भी रहे हैं, जिनमें ग्रेट खली को भी हमने, और भी बहुत सारे लोगों को हमने सम्मान दिया है। और एक बड़ा काम हम नेगी साहब और करते हैं कि हर वर्ष स्मारिका निकालते हैं, इस वर्ष को छोड़ करके पिछले 5 वर्षों से। तो वो जो स्मारिका है वो सिरमौर के विविध पक्षों पर निकलती है। पहले हमने डॉक्टर वाई.एस. परमार पर ही जो आधारित करके स्मारिका निकाली थी। दूसरे वर्ष हमने सिरमौर के जो विविध हमारे प्रगति के आयाम हैं उन पर स्मारिका निकाली थी। तीसरे वर्ष हमने एक बहुत बड़ा प्रयास किया कि जो सिरमौर की हमारी महिलाएं हैं, जिन्होंने सिरमौर के विकास को, जिन्होंने सिरमौर को आगे ले जाने के लिए, सिरमौर की अन्य महिलाओं को प्रेरणा देने के लिए बड़ा काम किया है, उन 50 महिलाओं पर हमने एक विशेषांक निकाला और वो बड़ा देश भर की कई रेफरेंस बुक्स में भी उसका प्रयोग हुआ। चौथे वर्ष हमने एक बड़ा विशेषांक निकाला जो हमारे सिरमौर के प्रथम है, जो हमारे पुरुष है, उन पर एक विशेषांक निकाला, उसकी भी बहुत बुरी प्रशंसा हुई। और ऐसे ऐसे क्रूसेडर एनवायरनमेंट के लिहाज से, ब्लड अपने जो अंगदान के लिहाज से जो लोग थे उनको उसमें हमने शामिल किया। पिछले वर्ष हमने जो हमारी संस्कृति का एक बहुत ही जबरदस्त लीड है वो है हमारी आस्था के केंद्र। तो पिछले वर्ष हमने सिरमौर के जो अनगिनत आस्था के केंद्र है, जिन के बारे में हमें पता भी नहीं था, और कई इतने आस्था के केंद्र है जो ISI ASI के भी प्रोटेक्टेड है और बहुत ही प्राचीन है, वो भी हमने विशेषांक निकाला। और साथ साथ में हम प्रतियोगिताएं भी करवाते हैं बच्चों से, ताकि बच्चे जुड़े रहें डॉक्टर वाई.एस. परमार के विचार के साथ। तो ये हमारा जो सिरमौर कल्याण मंच की तरफ से वो रहता है और निरंतर प्रयास भी रहेगा सब लोगों के आशीर्वाद से, और ये हम करते भी रहेंगे। मीडिया की इसमें एक बहुत विशेष भूमिका रहती है, क्योंकि जो हम करते हैं उसका प्रचार प्रसार होता है और लोग उसकी तरफ प्रेरित होते हैं, लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। बहुत है नहीं सब।